वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले 4 लेक्चर में है ना केमिस्ट्री में क्लास 9 की रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने पिछले 4 लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है। मैटर पढ़ा, उनके हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, उसके बाद हमने सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा, कैसे हम स्टेट्स को इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं, मतलब सॉलिड को गैसियस, गैसियस को लिक्विड, ऐसे कैसे इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं। तो हमने सब्लिमेशन उसके लिए एक प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आज अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का इवेपोरेशन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इसको हम अपने आसपास अपने वातावरण में देखते हैं, बस हम इसको साइंस की लैंग्वेज में जानते नहीं थे अभी तक। हम लोग इसको जनरली अपने घर में देखते हैं, लेकिन बस इससे क्या है, हम अवेयर नहीं थे, ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, है ना, नहीं तो अभी हम इसमें समझाएंगे, मिटा देंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है बेटा, जनरली आप लोग देखते होंगे कपड़ों का सूखना। अच्छा, कपड़े कैसे सूख जाते हैं आपने कभी इमेजिन किया? या आप देखते होंगे कभी आप टेबल पे पानी गिरा के चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं तो टेबल का पानी गायब हो जाता है। क्या ऐसा है क्या कि जादू हो जाता है कुछ, या वो टेबल की सरफेस, बहुत बार ऐसा होता है फोम वगैरह में तो पानी क्या करता है, सोख लेता है, पानी अंदर चला जाता है। लेकिन ऐसे ड्राई सरफेस पे आप डालेंगे तो वहाँ पे पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, इवेपोरेशन ही रीज़न है। उसका रीज़न क्या है बेटा, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। अगर इसके बारे में हम साइंस की लैंग्वेज में अब समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं। देखो, ये पॉइंट वाइज लिखा है। नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, सारे मैटर हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज मूविंग में रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं रहते हैं ना। सॉलिड में बस ये है कि सॉलिड रिजिड होता है तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, तो उसमें जो मूविंग है, जो मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन लिक्विड और गैसियस में तो आप पार्टिकल्स का मूवमेंट देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से। तो देखो, इस चैप्टर में अगर हम बात करें मेनली, तो जिसने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, उनकी प्रॉपर्टी आई थिंक हमने सेकेंड लेक्चर में बताई थी, जिसने वो चीज़ कंप्लीट कर लिया उसको पूरे लेक्चर में, पूरे सारे चैप्टर में, क्लास 9 का जो चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसमें पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है इवेपोरेशन डिस्कस करें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं इवेपोरेशन के, है ना, इवेपोरेशन के दौरान आपको पता है कि हमेशा क्या होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। आपने देखा है जनरली लिक्विड स्टेट में हमने प्रॉपर्टी में बताया था, गैसियस स्टेट में प्रॉपर्टी में बताया था। दूसरा पॉइंट है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस को कोई टेम्परेचर देते हैं, कोई सर्टेन टेम्परेचर देते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, डिफरेंट काइनेटिक। सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, गैसियस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। तो वही हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि डिफरेंट गति से, मतलब अलग अलग गति से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं ना। लिक्विड में ज़्यादा होगा, गैसियस में अलग होगा, है ना, ये मेन पॉइंट है। तो होता क्या है, जब हम किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस को टेम्परेचर देते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे बेटा होता क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है। और जैसे ही मूवमेंट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर जाते हैं। जैसा कि हमने सब्लिमेशन की बात करें या बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट में हमने पढ़ा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे क्या है कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है, तो कब, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ही कम हो जाता होगा ना, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना। तो जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, और जैसे ही गति करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच। जो पहले अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है वो अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जैसे ही अट्रैक्शन में चेंजमेंट आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जैसे ही बदलाव आता है तो स्टेट में भी चेंजमेंट हो जाता है। सॉलिड
स्टेट है, मान लीजिए आप जनरली देखते हैं सॉलिड स्टेट से आप क्या करिए, उसको हीट करिए कोई भी सॉलिड को, है ना। हीट करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो वो लिक्विड के पास जाएगा, लिक्विड से और ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, मतलब गैसेस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर हम मेनली इवेपोरेशन की जब बात करते हैं तो हम लिक्विड को लेते हैं। इवेपोरेशन में मेनली किसकी बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इन केस ऑफ लिक्विड द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, और किस पे, सरफेस पे, लिक्विड के केस में द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। क्यों हायर काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। हायर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं इस वजह से, एंड इज एबल टू ब्रेक, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका सबसे कम होगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बेटा, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो क्या होता है, वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो आपको पता है किसकी प्रॉपर्टी है, गैसियस मॉलिक्यूल की। तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। द फिनोमिना द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, है ना, एट एनी टेम्परेचर विच इज़ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होगा। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे गया तो फिर तो वो वेपर में बदल जाएगा, तो वो वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, जो कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिना, वो घटना ही, वो परिघटना ही जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड क्या होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एनी टेम्परेचर पे विच इज़ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मेनली इसको हम किस में देखते हैं, लिक्विड में, और किस में, सरफेस। ये दिस इज़ द सरफेस फिनोमिना। जब आगे हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस देखेंगे वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे सरफेस फिनोमिना है। और हम बता रहे थे कि इसको हम समझ सकते हैं, तो देखो कैसे समझ सकते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मेनली होता क्या है बेटा, जैसे मान लो आप एक बीकर में वाटर लिए हो, ठीक है। बीकर में क्या भरा है, वाटर मॉलिक्यूल भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके बीकर में वाटर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। वाटर में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस पे ऐसे होंगे। दिस इज़ द वाटर, है ना, वाटर मॉलिक्यूल है बीकर में। अब देखो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि इन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो केवल नीचे के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, केवल नीचे के मॉलिक्यूल्स ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और चारों तरफ से ये फ्री हैं। इधर के एरिया में ये फ्री है क्योंकि इधर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं, जब मॉलिक्यूल्स नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं। ये रीजन है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अदर मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि सरफेस के मॉलिक्यूल, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। यही रीज़न है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो केवल और केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। आप कभी भी चेक करिए, आप किसी भी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल गिरा दीजिए, थोड़े सा पानी गिरा दीजिए, और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, बिना किसी ये नहीं कि टेम्परेचर देना पड़ रहा है, कुछ भी देना पड़ रहा है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आप किसी भी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल गिराइए और देखिए थोड़े समय के बाद वो गायब हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द इवेपोरेशन। होता क्या है, क्योंकि सरफेस पे जब मॉलिक्यूल्स पड़े रहते हैं तो या तो उस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट लगता है, या तो उसमें टेम्परेचर के बाद आप विंड स्पीड की बात कर सकते हैं, ठीक है, या सरफेस एरिया। ये रीजन है जब हम कभी क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं ना, तो कपड़े सुखाने में हम क्या करते हैं बेटा, कपड़ों को कहते हैं फैला दीजिए। आप क्या करिए, फैला दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी, ठीक है। तो वाष्पीकरण, हालांकि आप समझ गए होंगे वाष्पीकरण क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिक्विड क्या होता है, लिक्विड, जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली इसमें सरफेस के मॉलिक्यूल बस वेपर में कन्वर्ट होते हैं। क्या ऐसा है क्या कि पूरा वाटर विदाउट हीट किए
वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक इसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म नहीं करेंगे तब तक पूरा वाटर नहीं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा? नंबर 1 फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देखते हैं जब गर्मी के दिनों में धूप ज़्यादा रहती है, मतलब हीट ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और जल्दी सूखने का मतलब उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से। या पानी गिरा है घर में सरफेस में, ये पोंछा लगा दीजिए आप, उसमें क्या करिए, टेम्परेचर दे दीजिए हीट। गर्मी के दिनों में पोंछा लगाते होंगे तो जल्दी सूख जाता होगा, ठंडी के दिनों में वो जल्दी सूखता नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट है, हमारी सरफेस गर्म रहती है, उस पर टेम्परेचर लगता है, इसलिए वो इवेपोरेशन की दर क्या होती है, तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इवेपोरेशन की दर बढ़ जाएगी। दूसरा नंबर पॉइंट है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के टर्म पे कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी वही बात है, आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा सरफेस पे गिराइए और थोड़ा सा पानी एक ही जगह पे गिराइए, कौन सा जल्दी सूखेगा? ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा सरफेस पे होगा। कपड़े आप फैला के डालते हैं कि ऐसे साथ में एक साथ डाल देते हैं? फैला के ही डालते हैं। फैला के डालने से कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक अगर मान लीजिए इतनी सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होंगे और उनके इवेपोरेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इतने सरफेस पे इतने ही मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो इनका इवेपोरेशन ऑब्वियस सी बात है जल्दी होगा और इनका बाद में होगा। ठीक है, तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन की दर क्या हो गई, इवेपोरेशन इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा बेटा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा की गति। अब ये चीज़ें तो आप लोग एकदम नोन है, वेल नोन है, आप एटमॉस्फेयर में आसपास देखते हैं, जैसे ही आपकी विंड स्पीड बढ़ती, हवा बढ़ती तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जो कपड़ों का सूखना है ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में, सब ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का। या किसी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी लिक्विड गिरा है वो इवेपोरेट हो जाता है, यही रीज़न है कि वो जल्दी से सूख जाता है। ठीक है, मेनली हम लोग कपड़ों की बात करते हैं तो उसमें सारे पॉइंट इसमें लग जाते हैं। विंड स्पीड भी लग रहा है, टेम्परेचर भी, सरफेस एरिया भी। हवा चलती है तो जल्दी सूखता है ना हर चीज़, तो विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन की दर मतलब वाष्पीकरण जल्दी होगा, वाटर वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा, तो इसमें भी इवेपोरेशन की दर इंक्रीज ही करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसके बाद है 4th पॉइंट, लास्ट है ह्यूमिडिटी। अच्छा, इसमें सब लोग कमेंट करें ह्यूमिडिटी के केस में क्या होगा, इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी या इवेपोरेशन की दर घटेगी, है ना? तो देखिए, थोड़ा सोचिए, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा नमी, है ना? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर के मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं, है ना, प्रेजेंट है, पहले से ही वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, ह्यूमिडिटी का मतलब यही तो होता है। जैसे ओस वगैरह ठंडी के दिनों में, शीत के दिनों में रहता है ना ऐसा, या बरसात के दिनों में वाटर मॉलिक्यूल चूँकि एटमॉस्फेयर में पहले से रहते हैं, तो हम देखते हैं जब बरसात के दिन होते हैं या ठंडी के दिन होते हैं तो उस टाइम पे कपड़े हमारे बड़ी देरी से सूखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब पहले से ही वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं तो इवेपोरेशन की दर घट जाएगी, क्योंकि फिर वो जो एयर के मॉलिक्यूल जो वेपर में चेंज हो रहे थे, जो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे थे, वो जा नहीं पाएंगे आसानी से, है ना, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एयर में मौजूद हैं। तो होगा क्या, इवेपोरेशन की दर घट जाती, धीरे धीरे होती। क्या होती है, इवेपोरेशन इसमें डिक्रीज करेगा। ये थोड़ा अलग सा पॉइंट था, इसमें इवेपोरेशन जो है बेटा वो डिक्रीज करता है। देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी, इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई, एटमॉस्फेयर में अगर नमी बढ़ गई, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो आपकी इवेपोरेशन की दर घट जाएगी। ठीक है, आज यहीं तक, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंसेस क्या है,
इवेपरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया है। आगे हम इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर केल्विन और सेल्सियस पैमाना पढ़ेंगे टेम्परेचर का। उसके बाद आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।